फंक्शन फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक सीजन 2 पेनफुल लव लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, ईबो को होश आ जाता है लेकिन ईबो देख नहीं सकता। ईबो की आंखों की रोशनी जा चुकी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ईबो से ऑर्डर लेने के बाद सोयांग जो है ना, वो डिटेक्टिव से बात करता है क्या उसे जैन का कुछ पता चला या नहीं। लेकिन डिटेक्टिव उसे जवाब में कहता है जिस दिन जो जैन है उसने पानी में कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की, उसी दिन दूर एक गांव में ना एक लड़की मिली थी। लेकिन अभी तक पूरा पता चला नहीं कि वो लड़की जिंदा बच गई या मर गई। लेकिन हाँ, इतना कंफर्म है कि एक लड़की ज़रूर मिली है। बॉस ने मुझसे कहा था कि जैन ने ब्लैक कलर का गाउन पहना था। एग्जैक्टली उस लड़की ने भी ब्लैक कलर के ही कपड़े पहने थे। लेकिन बॉस ने ये कहा था कि उसके बालों में ना रेड कलर का रिबन है। लेकिन इस लड़की के बालों में रेड कलर का कोई भी रिबन नहीं मिला। उस लड़की के बारे में जानने के बाद मैं उस गांव की तरफ भी चला गया। अभी तक मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि वो लड़की बच गई या मर गई। मैं उसी के बारे में खोज कर रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि वो लड़की मर गई है, लेकिन कुछ का कहना है कि वो लड़की बच गई। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं, मैं अभी ढूंढ ही रहा हूँ। जैसे ही मुझे कुछ भी सुराग मिलता है तो मैं आप लोगों को कॉल करूँगा। स्वयं जो है ना, वो उससे जवाब में कहता है कोशिश करो जल्द से जल्द जैन के बारे में पता करो। और हाँ, जैसे ही जैन के बारे में पता चलेगा तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। बॉस की तबीयत ठीक नहीं है। ये मेरा नंबर है, इसे अपने पास ही रखना। मैं कभी भी तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। और साथ ही साथ याद रखना, इस बारे में किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। ये कहने के बाद स्वयं जो है ना, वो फ़ोन रख देता है। ईबो जो है वो आराम कर रहा होता है। तभी स्वयं दोबारा ईबो से मिलने के लिए उसके रूम में चला आता है। तो वो देखता है ईबो ना आराम कर रहा है। उसको देखने के बाद स्वयं के होंठों पर ना हल्की सी हंसी आ जाती है। स्वयं काफ़ी ज़्यादा खुश था कि ईबो फाइनली नींद से जाग गया। अब स्वयं की ज़िंदगी में फैमिली नाम पर कोई ना कोई तो है। उसके बाद स्वयं जो है वो चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। 1 हफ्ता हो चुका है। डॉक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि ईबो के आँखों का ऑपरेशन करना है और ईबो की आँखों का ऑपरेशन आज जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ज़्यादा देरी ईबो की आंखों की लाइट के लिए ना ठीक नहीं है। लेकिन ईबो के ऑपरेशन के लिए ना ईबो को पहले तंदुरुस्त होना होगा। ईबो काफ़ी टाइम से ना कोमा में था, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया था। तो जो डॉक्टर्स है वो ईबो के डैड से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ईबो की आंखों का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना पड़ेगा। लेकिन ईबो को ना उससे पहले तंदुरुस्त होना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ईबो के डैड डॉक्टर की हर एक बात सुन रहे थे। तभी ईबो के डैड ना डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर, आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। आप बताइए ना हमें क्या करना है। तो डॉक्टर्स जो है ना वो पूरा एक स्केड्यूल लिख के देते हैं कि ईबो को कब सोना है, कब जागना है। ईबो को बाहर भी अब घुमाने के लिए ले जाना होगा। ईबो के खाने में क्या क्या होना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाता है। ईबो जो पहले वाइन पिया करता था, अब उसे दूध का गिलास पीना पड़ता है ना। अब उसे सिगरेट अलाउ है। ईबो को पर डे अब वॉक के लिए भी जाना पड़ता है। जैसा जैसा डॉक्टर ने कहा है, ईबो को रूटीन बिल्कुल वैसा ही बना दिया गया। ईबो के डैड ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ईबो के रूटीन को लेकर। यहाँ तक कि जो सोयांग है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा ईबो के खाने पीने में काफ़ी ज़्यादा ना ध्यान देता है कि ईबो ठीक ठाक खा रहा है या नहीं। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है। ईबो का रूटीन ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे ईबो की ना हेल्थ भी अब अच्छी होने लगी है। ईबो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त नज़र आने लगा है। उसका चेहरा भी अब काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगा है। ईबो जैसे ही तंदुरुस्त हो जाता है, डॉक्टर्स जो है वो ईबो के कुछ टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ जाते हैं तो डॉक्टर जो है ना वो राहत की सांस लेते हैं कि अब वो ईबो का ना ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स ईबो के डैड से ऑपरेशन को लेकर ना बातें करते हैं। काफ़ी देर के बाद जैसे उनका डिस्कशन जो ख़त्म हो जाता है तो वो ईबो के डैड को ना फॉर्म देते ताकि वो उसे भर ले। उसके बाद ही वो ईबो का ना ऑपरेशन कर सकते हैं। ईबो के डैड जो है वो फॉर्म को अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, जिसमें साफ तौर पे लिखा था अगर ईबो की आंखों की जो रोशनी है वो वापस नहीं आए
तो उसके ज़िम्मेदार डॉक्टर्स नहीं होंगे। ये पढ़ने के बाद ईबो के डैड ना गहरी सांस लेते हैं। उसके बाद फिर वो जो फॉर्म है ना उसे साइन कर लेते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जब ईबो का आँखों का ऑपरेशन करना है। सोयोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि कभी वो दोबारा ठीक हो जाएगा और वो वापस मेंशन चले जाएंगे। इस बीच जो डिटेक्टिव होता है वो उस गांव के बारे में पूरी तरह से पता करते हैं। उस गांव का नाम धनबा गांव है, जिसका जिक्र मैंने पिछले वाले वीडियो में किया था। धनबा गांव के बारे में जाने के बाद जो डिटेक्टिव है वो धनबा गांव चले जाते हैं। धनबा गांव जाने के बाद जो डिटेक्टिव है वो हर एक हॉस्पिटल, हर एक नर्सिंग होम चले जाते हैं कि ताकि उन्हें पता चले कि इस तारीख पर किसी लड़की को यहाँ लाया गया जिसके कपड़े कुछ इस तरह के थे। लेकिन हर एक जगह से ना उसे मायूसी ही मिलती है। फाइनली वो उस गांव के एक बहुत ही बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जो डिटेक्टिव है वो वहां पर पता करने की कोशिश करता है कि क्या फलाने डेट पर किसी लड़की को लाया गया था। लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना करती है, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन प्राइवेट होती है। ये जाने के बाद जो डिटेक्टिव होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मायूस होता है। डिटेक्टिव हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाता, बल्कि वही लॉबी में बैठा रहता है। काफ़ी देर तक जो डिटेक्टिव है वो सोच रहा होता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं इस लड़की को कैसे पटाऊं कि ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे। लड़की जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा यंग होती है, तो डिटेक्टिव सोचता है कि अगर मैं इसे पटाऊं, इसे डिनर पे लेकर जाऊं, तो शायद ये मान जाए और मुझे इन्फॉर्मेशन दे। डिटेक्टिव को जब भी कोई काम मिलता है वो उसे पूरा करके ही रहता है। लेकिन इस बार बात वांग यीबो की थी, तो डिटेक्टिव मना नहीं कर पाया और किसी भी हालत में डिटेक्टिव जैन को ढूंढना चाहता है। तो डिटेक्टिव जो है ना वो दोबारा सीट से उठता है और रिसेप्शन के पास चला जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट से बड़ी पोलाइटली बात करता है और बात पे रिसेप्शनिस्ट को मैडम मैडम कहता है। रिसेप्शनिस्ट जो है ना वो पहला ना थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और धीरे धीरे वो शर्माना शुरू कर देती है। जैसे ही वो शर्माना शुरू कर देती है तो डिटेक्टिव को महसूस हो जाता है कि मछली ना कांटा निगल गई है, अब बस उसे डिनर पे ले जाने की देरी है। तो जो डिटेक्टिव है वो रिसेप्शनिस्ट से बात करता है और उससे कहता है कि आप क्या मैरिड हो। तो वो लड़की कहती है नहीं। तो डिटेक्टिव से कहता है कि मैं भी मैरिड नहीं हूँ, तो क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलोगी। लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, तो मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ। डिटेक्टिव जो है वो उसे कहता है कि नहीं, आप मेरी बात सुनिए, हम दोनों पहले दोस्त बन जाते हैं। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो अपना सर हाँ में नोट करती है। रिसेप्शनिस्ट जो होती है एक तो वो गांव से है, इसलिए वो शहर के आदमी को देख कर ना थोड़ा कंफ्यूज थी कि वो डिनर पे जाए या ना जाए, इसलिए वो जल्दी पढ़ती नहीं है। हालांकि उसे डिटेक्टिव काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि डिटेक्टिव दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, अट्रैक्टिव भी था। लेकिन वो डिटेक्टिव को जानती नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ डिनर पे नहीं जा सकती थी। दूसरी ओर यीबो की आंखों का ऑपरेशन चल रहा है। काफ़ी घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा। फाइनली जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन ख़त्म करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो वो यीबो के डैड की तरफ देखकर उनसे कहते हैं, यीबो की आंखों का ऑपरेशन अच्छा रहा, लेकिन अब हमें इंतज़ार करना होगा। जब पट्टियाँ खुलेंगी तब हमें पता चलेगा कि ऑपरेशन कैसा रहा। यीबो के जो डैड है ना वो गहरी सांस लेते हैं और अपना सर हाँ में नोट करते हैं। लेकिन जो सोयोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अभी तक का सफ़र अच्छा रहा, आगे भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। ऑपरेशन के बाद यीबो को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। काफ़ी घंटों तक यीबो बेहोश रहा। जैसे ही यीबो को होश आता है, यीबो जो है ना वो हल्के से अपने हाथों को ना मूव करता है। यीबो के मुंह से भी हल्की सी आवाज़ भी आती है। नर्स से देखकर जल्दी ही डॉक्टर को बुलाती है। जैसे ही डॉक्टर आते हैं तो वो यीबो को चेक करते हैं। उसकी कुछ देर के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो रूम से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो यीबो के डैड से कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यीबो को होश आ गया है। लेकिन मिस्टर वांग, अगर आपको यीबो से मिलना है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यीबो से कम बात कीजिएगा और जल्द से जल्द उसकी वार्ड से ना बाहर निकलिएगा। यीबो का कुछ देर पहले ही ऑपरेशन आया है, तो ऐसे में ज़्यादा बात करना और यीबो को और ज़्यादा स्ट्रेस देने से प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात सुनने के बाद यीबो के डैड अपना सर हाँ में नोट करते हैं और फिर यीबो के वार्ड के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही यीबो के डैड वार्ड के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि यीबो जो है वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है। यीबो की आंखों पर पट्टी लगी हुई है।
वो अपने बेटे की बेड के बगल में आकर बैठते हैं। वो अपने बेटे के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं। हाथ को महसूस करते ही ईबो धीरे धीरे कहता है, डैड। तो ईबो के डैड करते हैं और उससे कहते हैं, बो कैसे हो तुम ठीक हो ना? जल्द ही तुम्हारी आंखों की रोशनी दोबारा आ जाएगी। तो जवाब में ईबो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी ईबो के डैड ईबो से कहते हैं, बो अब मैं चलता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। तब तक जो सोयांग होता है वो बस दरवाजे से ही ईबो को देख रहा होता है। सोयांग अंदर जाने की गलती नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अंदर गया तो ईबो सबसे पहले उसे जैन के बारे में ही पूछेगा कि सोयांग ने डिटेक्टिव से बात की या नहीं। इसलिए सोयांग चाहता है कि ईबो बस आराम करे। और रही बात जैन की, सोयांग ये मैटर खुद ही हैंडल करेगा। जैसे ही ईबो के डैड कैबिन से बाहर निकलते हैं, ईबो जो है वो चुपचाप बेड पे लेट रहा होता है और आराम करता है। दूसरी ओर देर रात हो चुकी है और मौसम भी अब ख़राब होने लगा है। नर्स हॉस्पिटल के अंदर दूसरी नर्स से बात करते हुए कहती है, लगता है कि आज बारिश होने वाली है। काफ़ी रात हो गई, हमारी डायरेक्टर अभी तक आए क्यों नहीं? तभी जो दूसरी वाली नर्स होती है तो वो जवाब में कहती है, लगता है कि आज बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से वो जल्दी आई नहीं। तुम्हें तो पता ही है हमारी डायरेक्टर लोगों की कितनी मदद करती है। हालांकि टीम भी गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें खुद ही फील्ड पे जाना था, लोगों की मदद करनी थी। 1 महीना हो चुका है, फिर भी हमारी डायरेक्टर को उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है। तो पहली वाली नर्स उसे जवाब में कहती है, हाँ मुझे पता है, वो बहुत ही अच्छी है, उन्होंने मेरी भी मदद की थी, वो हर एक की हेल्प करती है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा देर हो गई है, मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है। प्रेसिडेंट भी उनके बारे में पूछ रही थी। नर्स हॉस्पिटल के अंदर बात कर रही होती है। तभी हॉस्पिटल के बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी से बाहर एक शख्स उतरता है। उस शख्स ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उसका जो कोट था उसने उसे उतार दिया था और अपने कोट को उसने अपने आर्म पर लटकाया हुआ था। उस शख्स के बाल भी उसके कंधों तक ही थे। फिगर के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा लीन थी। उसकी कमर भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम थी, जिस तरह लड़की की होती है। लेकिन शॉर्ट हेयर में उसका चेहरा ऑलमोस्ट लड़कों जैसा ही दिख रहा था। कोई भी देखकर कह सकता है कि ये लड़की नहीं बल्कि लड़का है। वो गाड़ी से उतरता है और चलते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला आता है। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, उसका ध्यान भी पूरी तरह से नहीं था, वो बस चले जा रहा था। उसकी चलने की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने कैबिन पहुंचना चाहता था। चलते हुए वो रिसेप्शनिस्ट के काउंटर से होते हुए निकलता है। तभी जो रिसेप्शनिस्ट है वो उसे रोकती है और कहती है, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर रुक जाती है और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखती है। तभी जो डायरेक्टर है वो उससे कहती है, हाँ बोलो। तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो उससे कहती है, डायरेक्टर प्रेसिडेंट आपको ढूंढ रही थी। तो जवाब में डायरेक्टर उससे कहती है, प्रेसिडेंट इस वक्त कहाँ पर है? तो जवाब में रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है, वो आपका इंतज़ार कर रही है, वो इस वक्त अपनी ऑफिस में है। अपना सर नोट करते हुए वो बस करती है और वहाँ से प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उनकी ऑफिस चली जाती है। जैसे ही वो कॉरिडोर से चल रही होती है, जो 2 नर्स पहले बात कर रही थी उनकी नज़र डायरेक्टर पे पड़ती है। तो उनके होंठों पे हल्की सी स्माइल आती है, तो वो अपना सर बो डाउन करती है। डायरेक्टर भी जवाब में अपना सर हल्का सा बो डाउन करती है और आगे की तरफ चली जाती है। उसके बाद जो डायरेक्टर है वो सीधे प्रेसिडेंट के ऑफिस पहुंच जाती है। प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर जाने से पहले वो हल्का सा नॉक करती है। प्रेसिडेंट का जवाब मिलते ही वो अंदर की तरफ चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो अपना सर बो डाउन करती है। तभी प्रेसिडेंट उसकी तरफ देखकर उसे कहती है, आज का दिन कैसा रहा जैन? तो जैन स्माइल करते हुए उससे कहती है, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। जो पैकेजेस आपने भिजवाए थे उनसे लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये बात सुनते ही प्रेसिडेंट अपनी सीट से उठती है। फिर वो जैन की तरफ देखकर उसे कहती है, तुम शुक्रिया अदा मत करो, शुक्रिया अदा तो मुझे करना चाहिए। जब से तुम आई हो तुमने मेरा सारा काम संभाल लिया है। सच कहूँ जैन, तुमने मेरे कंधों का बोझ अपने कंधों पे लिया है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तभी जैन अपना सर हल्का सा नॉड करती है। उसके बाद जैन और प्रेसिडेंट दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं कि आज दिन भर क्या क्या हुआ। काफ़ी देर तक बात करने के बाद जो जैन है वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद जो जैन है वो सीधे अपनी ऑफिस पहुँच जाती है।
ऑफिस के अंदर जाते ही जैन जो है वो अपना जो कोट है उसे सीट के ऊपर रख देती है और अपने बैग को टेबल के ऊपर। उसके बाद जैन सीधे चलते हुए खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो बस खिड़की से आसमान को देख रही थी। बिजलियाँ हल्की सी कड़क रही थी। धीरे धीरे मौसम और ज़्यादा ख़राब होता है और तभी बारिश हो जाती है। बारिश को देखते हुए जैन के होठों पे दर्द भरी स्माइल आती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों को बंद करते ही जैन की एक आंख से आंसू बह जाते हैं और इसी के साथ हमें अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जैन ने खुद को गोली मारी थी, जैन ने ईबो की आंखों में दर्द देखा था, मौत का खौफ देखा था। जब जैन पहाड़ से गिर रही थी, वो बस ईबो की तरफ ही देख रही थी। वो जाने से पहले भी ईबो को ही देखना चाहती थी। आखिरकार ईबो उसका पहला प्यार है। वो उसे खुद से अलग तो कर रही थी, लेकिन उससे जुदा नहीं थी। जैसे ही जैन पानी में गिर जाती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं, ना कुछ सुनाई देता है। धीरे धीरे वो पानी जैन को अपने अंदर समा लेता है। जैन जो है वो काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आती। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पानी जो है जिसके अंदर जैन डूब रही थी, वो पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। ठंडे पानी की वजह से बहता हुआ जैन का खून वो रुक जाता है, लेकिन जो जैन है वो पानी के साथ बहते हुए जाती है। पानी काफ़ी स्पीड में जा रहा था और जैन को अपने साथ लेकर जा रहा था। जैसे कि पानी को भी पता है कि जैन अब ईबो से दूर होना चाहती है और पानी जैन की मदद कर रहा था जल्द से जल्द उसे ईबो से ना दूर करने की। जैन की किस्मत तो पहले से ही अच्छी नहीं थी, बचपन से ही। पहले तो उसके माँ बाप ने उसे दुनिया से अलग कर दिया, फिर दुनिया ने उसे उसके माँ बाप से अलग कर दिया। काफ़ी दूर जाने के बाद इस पानी ने भी जैन को खुद से अलग कर दिया और उसे किनारे पे लाकर छोड़ दिया। जैन बेहोश होती है। मिट्टी से उसका ना पूरा जिस्म भर जाता है। जंगल में एक ग्रुप कैंपिंग के लिए आया था। पानी लेने के लिए उनमें से एक दो बंदे ना नदी किनारे आ गए थे। तभी उनकी नज़र जैन पे पड़ती है। वो लोग इंटर्न डॉक्टर्स ही थे। जैन के पास जाने के बाद सबसे पहले वो जैन की पल्स देखते हैं, तो वो देखते हैं जैन की पल्स काफ़ी लो है और जैन को ना गोली भी लगी है। बिना वक्त गवाए वो जैन को गोद में उठाते हैं और अपने ग्रुप के पास लेकर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग जैन को लेकर ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं, जो ग्रुप है वो पहले जैन को अच्छे से देखता है। जो ग्रुप के लोग होते हैं वो सभी के सभी इंटर्न डॉक्टर्स थे, उनमें से कुछ नर्स भी थी। वो लोग आज छुट्टी पर जंगल आए थे, लेकिन अपने पेशेंट को देखकर उन लोगों ने अपनी जो छुट्टी है ना उसे कैंसिल कर दी और वो लोग जैन को अपनी ही गाड़ी में लेकर वापस हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। हालांकि वो लोग एम्बुलेंस को भी बुलाना चाहते थे, लेकिन जब तक वो एम्बुलेंस का इंतज़ार करते तब तक शायद देर हो जाती, इसलिए वो लोग जैन को अपनी ही गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग जैन को वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं, बीच सड़क में सामने से कुछ काली गाड़ियाँ आ रही थी। एक तरफ जैन को लेकर जा रहे थे और दूसरी तरफ जो काली गाड़ियाँ थी वो जैन को ढूंढ रही थी कि जैन कहाँ पर है। बस कुछ मिनट्स का ही फासला रहा, जैन ईबो से अलग हो गई। जैन को वहाँ से ले जाने के बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। जैन की कंडीशन ठीक नहीं थी, ऊपर से जैन को गोली भी लगी थी। कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था। तब जाकर जो वहाँ की जो प्रेसिडेंट थी, जिनका वो हॉस्पिटल था, जैसे ही वो ये न्यूज़ सुनती है तो वो खुद डॉक्टर्स के पास आती है, उनसे बात करती है और उन्हें कहती है सबसे पहले हमारा काम है कि पेशेंट की जान बचाना, उसके बाद हम बाकी का काम देखेंगे। अब प्रेसिडेंट का ऑर्डर था तो सभी डॉक्टर्स अपना सर हाँ में नोट करते हैं और जल्द से जल्द जैन का ना ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। सोयांग ने बिल्कुल सच कहा था। जैन की बस की बात नहीं है कि वो गोली चला सके और जैन के बस की बात नहीं है कि वो गोली निशाने पे लगे, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैन को जो गोली लगी थी वो जैन के दिल पे नहीं बल्कि दिल से थोड़ा साइड में लगी थी, जिससे जैन का दिल बच गया था, जिससे जैन की जान बच गई थी। डॉक्टर्स जो है वो ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। ऑपरेशन काफ़ी घंटों तक चलता रहा। इसी बीच जो जैन है उसे खून की भी ज़रूरत पड़ी, तो जो वहाँ की प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना खून दे दिया, क्योंकि उनका और जैन का खून मैच होता है। जो प्रेसिडेंट होती है वो बस दूर से ना ऑपरेशन थिएटर को देख रही थी कि ऑपरेशन जैन का कैसा जा रहा है। किस्मत से जैन बच जाती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है।
जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो जैन को स्पेशल वार्ड में एडमिट कर देते हैं, क्योंकि जैन का तो कोई था नहीं। इसलिए वो प्रेसिडेंट के कहने पर जैन के लिए स्पेशल वार्ड ही ओपन करते हैं। ये वार्ड वीआईपीज़ के लिए ही होता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है, ना चाहते हुए भी उसका, जैसे कि जैन को देखते ही उसका दिल जैन से लग गया था। वो बार बार जैन को ही देख रही थी। जब जैन का ऑपरेशन हो रहा था तब भी उसे ना चाहते हुए भी जैन की ना काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। इसलिए वो जैन को दूर से ही देख रही थी और प्रे कर रही थी कि जैन बच जाए। जैन एक हफ्ते तक बेहोश ही रहा। एक हफ्ते के बाद जैन अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही जैन अपनी आंखें खोलती है तो जैन की आंखें जल्दी ही बंद हो जाती है। फिर जैन दोबारा कोशिश करती है, लेकिन इस बार जो जैन है वो अपनी आंखें खोल लेती है। जैन के सर में, जैन की आंखों में दर्द हो रहा था, क्योंकि जैन एक हफ्ते से बेहोश थी, और जैन के चेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द और काफ़ी ज़्यादा भारीपन लग रहा था, जो कि गोली की वजह से था। जैन जो है वो अपने आसपास धीरे धीरे देखती है। आसपास का माहौल देखते ही जैन समझ जाती है कि वो हॉस्पिटल में है। तो जैन जो है वो अपने आप से कहती है कि मेरी किस्मत सच में बहुत ही ज़्यादा बुरी है। मैं इस बार भी बच गई। इस बार भी मुझे ईबो ने बचा लिया। मैं दोबारा अब उस पर बोझ बन गई हूँ। जैन सोच ही रही थी, तभी अचानक से जैन के कैबिन का कोई दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ से नर्स अंदर चली आती है। जैन जो है वो नर्स को बुलाना चाह रही थी, लेकिन जैन के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। नर्स जो है वो रूम के अंदर जाने के बाद सीधे दवाइयों को चेक करती है। वो जैन की तरफ नहीं देखती, इसलिए नर्स को पता ही नहीं होता है कि जैन को होश आ गया था। दूसरी ओर जो जैन है वो भी मुंह नहीं कर पा रही थी, और ना ही उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी कि वो नर्स को बुला सके। दवाइयों को चेक करते हुए नर्स की अचानक से नज़र जैन पे पड़ती है, तो वो देखती है कि जैन को होश आ गया है। नर्स जल्दी ही जैन के पास पहुंचती है। जैन जो है वो नर्स की तरफ देख रही होती है। जैन अपना मुंह खोलकर नर्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हल्की सी आवाज़ निकलती है। नर्स जो है वो जैन से कहती है कि वो आराम से ऐसे ही लेटी रहे। ये कहने के बाद जो नर्स है वो वहाँ से जल्दी ही निकल जाती है। कुछ मिनट्स के बाद वो जो नर्स थी वो डॉक्टर्स के साथ वापस जैन की कैबिन चली आती है। जैसे ही डॉक्टर जैन को देखते हैं कि जैन को होश आ गया है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो जल्दी ही जैन को अच्छे से चेक करते हैं कि जैन को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, जैन ठीक है या नहीं। जैसे ही वो जैन को पूरी तरह से चेक करते हैं कि जैन ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तभी अचानक से जैन के वार्ड के अंदर प्रेसिडेंट भी चली आती है। प्रेसिडेंट को भी न्यूज़ मिल गई थी कि जो पेशेंट जंगल में मिली थी उस पेशेंट को होश आ गया है। तो प्रेसिडेंट जल्दी ही अपना काम ख़त्म करने के बाद जैन से मिलने के लिए चली आती है। प्रेसिडेंट को अचानक रूम के अंदर आते हुए देखा। जो सभी डॉक्टर्स होते हैं वो साइड में खड़े हो जाते हैं और अपना सर बोर्ड डाउन में करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो रूम के अंदर आने के बाद अपना सर हल्का सा नॉड करती है। फिर वो डॉक्टर्स की तरफ देखकर उनसे कहती है जो पेशेंट है उसकी पोजीशन कैसी है। तभी सीनियर डॉक्टर 2 कदम आगे आने के बाद प्रेसिडेंट से कहता है पेशेंट को होश आ गया है, यह अब खतरे से बाहर है। ये बात सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा जैन की तरफ देखती है। फिर वो जैन के पास चली आती है। वो जैन का हाथ पकड़ती है और जैन की तरफ स्माइल देती है। फिर वो जैन से कहती है क्या तुम ठीक हो। जैन जो है वो अपनी आंखों को ब्लिंक करती है और उन्हें इशारे में कहती है कि हाँ वो ठीक है। जैन मुंह खोलकर हल्का सा फिर धीरे धीरे उनसे बात करने की कोशिश करती है और उनसे कहती है मैं कहाँ हूँ। तभी जो प्रेसिडेंट है वो उनसे कहती है कि तुम हॉस्पिटल में हो। तो जैन उससे कहती है मुझे यहाँ कौन लाया। तो जवाब में प्रेसिडेंट उनसे कहती है कि उसे यहाँ इंटर्न डॉक्टर लेकर आए हैं। प्रेसिडेंट के मुंह से बात सुनने के बाद जैन जो है वो गहरी सांस लेती है। जैन जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी ये जानकर कि ईबो ने उसकी जान नहीं बचाई। तभी प्रेसिडेंट जैन से दोबारा कहती है तुम अभी रेस्ट करो, मैं तुमसे मिलने के लिए दोबारा आऊँगी। ये कहने के बाद प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ से उठकर चली जाती है। उनके साथ बाकी डॉक्टर्स भी चले जाते हैं। जैसे ही वो सब वहाँ से चले जाते हैं, जाने के बाद वो रूम का दरवाज़ा भी बंद कर लेते हैं। उनके जाने के बाद जैन जो है वो अकेले में ही अपने आप के साथ सोचती है कि उसकी जान ईबो ने नहीं बल्कि यहाँ के डॉक्टर्स ने बचाई है। यानी कि अब वो ईबो से हमेशा के लिए दूर हो गई है। अब ईबो उसे नहीं ढूंढेगा। अब ईबो की ज़िंदगी में जैन को कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। अब जैन ईबो को कभी भी देख नहीं पाएगी। ये सोचने के बाद जैन की आंख से आंसू आ जाते हैं।
लेकिन जैन की होठों पर दर्द भरी स्माइल भी होती है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। जैन धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब जैन धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर देती है। जैसे ही जैन बोलना शुरू करती है तो जैन जो है ना वो नर्स से पूछती है कि उसे यहाँ कौन लाया। तब नर्स उसे बताती है कि हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स को जैन पानी में मिली थी, उन्होंने ही जैन को यहाँ लाया और जैन का ऑपरेशन किया। जैन राहत की सांस लेती है कि जैन को किसी ने देखा नहीं कि जैन बच गई। फिर जो जैन है वो नर्स से पूछती है जो उसके कैबिन में लेडी आई थी वो कौन है। तो नर्स उसे बताती है कि वो लेडी यहाँ की प्रेसिडेंट है, जो कि बहुत ही अच्छी है। जैन को पहली बार ही उसे देखकर पता चल गया था कि प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे ही नर्स बोल रही होती है तभी अचानक से जो प्रेसिडेंट है वो जैन से मिलने के लिए दोबारा आती है। नर्स जो है वो चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। जैन जो है वो प्रेसिडेंट को देखकर अपना सर हल्का सा बो करती है। तभी प्रेसिडेंट जैन से कहती है, क्या तुम ठीक हो? जैन जो है वो अपना सर हाँ में नॉड करती है। तभी प्रेसिडेंट जैन के बगल में आकर बैठती है। वो जैन से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो जो जैन है वो उसकी तरफ देखती है। जैन की आंखें ना आंसुओं से भर जाती है। जैन के आंसू देखते ही जो प्रेसिडेंट है वो समझ जाती है कि जैन की ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है। तो जो प्रेसिडेंट है वो जैन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और जैन से कहती है, घबराओ मत, तुम मुझसे कह सकती हो, मुझ पे भरोसा रखो, तुम यहाँ पर ठीक हो और मैं तुम्हारे बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहूँगी। तो जो जैन है फिर वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ प्रेसिडेंट से कहती है। वो प्रेसिडेंट से यही नहीं कहती कि उसके डैड जो है वो माफिया ग्रुप में काम करते थे, ना ही वो प्रेसिडेंट से ये कहती है कि वांग यीबो एक माफिया है, बल्कि वो प्रेसिडेंट से ये कहती है कि वांग यीबो बिजनेसमैन है, जो कि दुनिया के लोगों के नज़र में यीबो बिजनेसमैन था। और अपने डैड को वो एज यूजुअल बैंक का एक एम्प्लॉय बताती है, जो कि उसके डैड ने उसे कहा था। इन दो चीज़ों के बगैर बाकी सब कुछ जैन सच सच प्रेसिडेंट से कहती है। प्रेसिडेंट जो है जैसे ही वो जैन के बारे में सब कुछ सुन लेती है तो वो जान जाती है कि जैन के पास रहने के लिए घर नहीं है और ना ही उसके पास फैमिली है और ना ही जैन को इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता है। जैन बस एक छोटी सी बच्चे की तरह है जो इस दुनिया से बेखबर है। जो प्रेसिडेंट होती है वो बस जैन की तरफ ही देख रही होती है, वो मन में ही कुछ ना कुछ सोच रही होती है। तभी जो जैन है ना वो अपना गला साफ करती है और उसकी आवाज़ से प्रेसिडेंट अपने ख्याल से बाहर आकर जैन से कहती है, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है नहीं और तुम्हें इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है, तो बेहतर होगा तुम हॉस्पिटल में ही रहो। अभी तो तुम बीमार हो, पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी जॉब के बारे में भी सोचूंगी। तुम यही जॉब करो और यही रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। ये बात सुनते ही जैन के होंठों पर हल्की सी स्माइल आती है। जैन की आंखों से ना आंसू भी बह रहे होते हैं। जैन हमेशा से चाहती थी वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। आज फाइनली उसे ऐसा मौका मिल गया। आज पहली बार किसी ने उसे आज़ादी सच में दी थी। तो जो प्रेसिडेंट है वो उसके आंसू पोंछती है और उससे कहती है, रो मत, तुम मुझे बिल्कुल अपनी माँ जैसा समझ सकती हो। माँ का नाम सुनते ही जैन जो है वो फूट फूट करना रोना शुरू कर देती है। तो प्रेसिडेंट ना उसे गले लगाती है और उसे चुप करा देती है। धीरे धीरे जैन फिर ठीक होने लगती है। जैसे ही जैन ठीक हो जाती है तो वो चलना घूमना फिरना भी शुरू कर देती है। प्रेसिडेंट जो है वो जैन से पहले बात करती है कि उसने कहाँ तक पढ़ा है, उसे क्या क्या आता है। तो प्रेसिडेंट उसे अपने पास ही रखती है। प्रेसिडेंट जैन से कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहो, तुम मेरे साथ ही चला करो, तुम देखो कि मैं कैसे काम करती हूँ, ताकि आने वाले कल में अगर मैं बीमार भी हुई या कभी भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे सपोर्ट करो। जैन बस अपना सर हाँ में नोट करती है। प्रेसिडेंट जैन को सबसे पहले ना अपनी सेक्रेटरी का जॉब देती है ताकि जैन काम सीख सके। जैन से बात करने के बाद प्रेसिडेंट को तो इतना पता चल जाता है कि जैन जो है वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है और बिहेवियर जैन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हालांकि जैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा शाय भी होती है, लेकिन वो हर एक छोटा खुद का काम वो खुद ही करती थी और लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव भी करती थी। प्रेसिडेंट की नज़र इन दिनों जैन पे अच्छे से थी, वो अच्छे से जैन को ना परख रही थी। इन दिनों प्रेसिडेंट को जैन के बारे में अच्छे से पता चल गया था कि वो जैन के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कर सकती है। प्रेसिडेंट की कोई औलाद नहीं है और प्रेसिडेंट ने शादी भी नहीं की है।
इसलिए प्रेसिडेंट की ज़िंदगी में फैमिली के नाम पर कोई भी नहीं है। उसके जो पेरेंट्स थे वो पहले ही मर चुके थे और प्रेसिडेंट ना इस वक्त एजड भी थी। और प्रेसिडेंट के मरने के बाद उसकी जो जायदाद है उसका वारिस कौन रहेगा उसका भी अभी तक प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया नहीं था। इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो मन में ही ज़ैन पे अच्छे से नज़र रख रही होती है। और मैंने पहले भी कहा था कि प्रेसिडेंट ने जब पहली बार ज़ैन को देखा था उसका लगाव हो गया था ज़ैन से, जैसे कि उसका कोई रिलेशनशिप हो ज़ैन के साथ। ऐसे ही करते दिन बीतते जाते हैं, महीने हो जाते हैं। ज़ैन जो है वो अपना काम, अपनी जॉब शिद्दत से कर रही होती है। और ज़ैन ने तो पहले ही कहा है कि वो फास्ट लर्नर है। बिल्कुल ऐसा ही उसने सारा काम धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया, जिससे जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सभी उसके दोस्त बन गए, नर्सेस उसके दोस्त बन गए। हॉस्पिटल सच में उसकी फैमिली बन जाती है। ज़ैन जो है ऐसे ही करते हुए साल हो जाते हैं, 2 साल भी हो जाते हैं। जो प्रेसिडेंट होती है फाइनली जब उन्हें लगता है कि ज़ैन जो है अब वो प्रेसिडेंट का सारा काम, उनका सारा बोझ अपने कंधों पे उठा सकती है, तो जो प्रेसिडेंट है वो ज़ैन को अपने हॉस्पिटल और अपने एनजीओ की डायरेक्टर अनाउंस कर देती है। अनाउंसमेंट सुनते ही ज़ैन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी। उसे पता नहीं था कि जो प्रेसिडेंट है वो इतना बड़ा फ़ैसला लेगी, वो भी ज़ैन के लिए। ज़ैन तो एक शौक में थी लेकिन खुश भी थी कि फाइनली ज़ैन को एक ऐसी पोस्ट मिली है। ज़ैन फ़ख्र के साथ किसी को भी कह सकती है कि वो काम क्या करती है। उसके मन में एक ख्याल आता है और वो सोचती है कि अगर सोयंग ये सुन लेता तो उसे चक्कर आ जाता। उसे यकीन नहीं होता कि जो ज़ैन है, जिसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, आज वो हॉस्पिटल की एक डायरेक्टर है। धीरे धीरे ज़ैन फिर हॉस्पिटल के साथ एनजीओ का भी काम संभालने लगी, एनजीओ पर भी नज़र रखने लगी। ज़ैन का काम ज़्यादा एनजीओ की तरफ नहीं था, बस उसे नज़र रखनी थी। उसका मेन काम तो बस हॉस्पिटल के ही अंडर आता है। ज़ैन अपना काम बहुत ही अच्छे से करती है। धीरे धीरे लोग ज़ैन की रिस्पेक्ट करने लगे। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि ज़ैन जो है वो हॉस्पिटल की डायरेक्टर है और काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन भी है। ज़ैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ आ जाता है। उसे पर डे बहुत सारी फाइलें भी पढ़नी पड़ती थी। उसे हमेशा एनजीओ पर भी नज़र रखनी पड़ती थी, हॉस्पिटल पर भी नज़र रखनी पड़ती थी। इसलिए ज़ैन जो है ना वो अपना ख्याल नहीं रख पाती। उसके लंबे काले बाल उलझने लगे थे। ज़ैन के पास टाइम नहीं होता था कि वो अपने बालों की भी केयर करे। तो ज़ैन जो है वो डिसाइड करती है वो अपने बाल काटेगी। तो ज़ैन बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो अपने बालों को ना शॉर्ट कर देती है। शॉर्ट हेयर में ज़ैन जो है वो बिल्कुल लड़का जैसा ही नज़र आती है। पहली नज़र में देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लड़की है या लड़का है, लेकिन बाद में उससे बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ज़ैन जो है वो एक औरत है। अब हमें दूसरी ओर का सीन दिखाते हैं। वैन रोहान जो कि फ्रांस में बैठा हुआ है, उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि जो ईबो है उसे होश तो आ गया लेकिन उसकी आंखों की रोशनी नहीं है। ये बात सुनते ही वैन रोहान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वैन रोहान को तो ऑलरेडी उसके ख़ानदान से नफ़रत थी ही, लेकिन ईबो से उसे और ज़्यादा नफ़रत हो जाती है क्योंकि ईबो ने ना जो नार्कोटिक्स का बिज़नेस था उसे भी अपने अंडर कर लिया था, जिस पे वैन रोहान की काफ़ी अरसों से नज़र थी। इस वजह से जो वैन रोहान है वो ईबो के खून का ना प्यासा हो गया था। वो किसी भी कीमत पर ईबो की जान लेना चाहता था ताकि ईबो का जितना भी बिज़नेस है नार्कोटिक्स बिज़नेस के साथ वो सारा अपने अंडर ले ले। इसी के चलते जो वैन रोहान है वो डिसाइड करता है कि वो वापस अब चाइना आएगा क्योंकि ईबो को अब दिखाई नहीं देता और उसके जो फादर है वो इस वक्त काम में ही उलझे हुए हैं। तो वैन रोहान बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो जल्द ही चाइना वापस चला आता है। चाइना में आने के बाद जो वैन रोहान है सबसे पहले वो ईबो के फादर के बारे में पता करते हैं कि इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं, कौन कौन सा काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और कितना काम अभी बाकी है, क्योंकि वो तो रशिया के साथ ही डील कर रहा था जब वैन रोहान ने अटैक किया था और वैन रोहान को तो पहले से ही पता था कि रशिया के साथ डील हो रही है और बचा कुचा जितना भी काम है अब उसे वैन रोहान को ना ख़राब करना था। तो वैन रोहान ईबो के फादर के पीछे अब लग जाता है। जैसे ही ईबो के फादर कोई भी प्रोजेक्ट करते तो वैन रोहान उसके बीच आ जाते। ईबो के फादर पहले ही माफिया रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पहले से ही पता है कि वैन रोहान कुछ ना कुछ करेगा। तो पहले से ही उन्होंने एक प्लान के साथ साथ दूसरा प्लान भी बना के रखा हुआ था जिसके बारे में वैन रोहान को नहीं पता। ईबो के फादर को ये भी पता था कि उन्हीं के लोगों में से कोई एक शख्स वैन रोहान तक मैसेज भिजवाता है।
इसलिए ईबो के फादर जो भी काम करते थे उसकी खबर सोयांग तक को भी नहीं थी, यहाँ तक कि ईबो तक को भी नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी बेटी से कुछ भी कहे तो वो गलती से अपना मुंह किसी के सामने खोल दे। ईबो के फादर जो है, हालांकि वो ईबो से काफ़ी ज़्यादा डरते थे क्योंकि ईबो शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन ईबो के फादर अपने काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। ईबो के फादर सबसे बड़े डॉन रह चुके हैं, आखिरकार वो ईबो का बाप है, ईबो से कम थोड़ी ना होगा। वैन रोहान हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो ईबो के फादर को ना, जो भी वो इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हर एक प्रोजेक्ट को वो ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब जब पुलिस रेड डालती वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ईबो के फादर ने तो बस अपने लोगों के सामने झूठ मूठ कहा था कि वहाँ पर हम लोगों ने अपना नार्कोटिक्स का, अपने हथियारों का सामान रखा है, जबकि वहाँ कुछ होता नहीं था। वहाँ पर सारा गोडाउन खाली ही रहता था। ईबो के डैड का अपने अलग से सीक्रेट गोडाउन होता था, जहाँ पर सारा नार्कोटिक्स का जो जितना भी सामान होता था या हथियारों का सामान, ईबो के डैड वहीं पर रखा करते थे, जिसकी खबर किसी को भी नहीं होती, वैन रोहान तक को भी नहीं। इसी के चलते वैन रोहान जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईबो के डैड से परेशान हो गए थे। वैन रोहान अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर बार वैन रोहान हारता जा रहा था। तो वैन रोहान जो है वो डिसाइड करता है कि वो अब ईबो के डैड को नहीं छोड़ेगा। हालांकि ईबो बच गया है, वो ईबो को भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन सबसे पहले वो ईबो के बाप को ना जान से मार डालेगा। उसके बाद वो ईबो की जान लेगा, क्योंकि ईबो तो कुछ देख नहीं पाता, इसलिए ईबो को मारना बहुत ही आसान है। ऐसे ही करते दिन बीतते जाते हैं। वैन रोहान अच्छे से प्लान करता है कि उसे ईबो के जो डैड है उसे कैसे मारना है। इस बार वो ईबो के डैड को ना एक्सीडेंट करके नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि उसे पता है कि अभी तक ईबो के डैड को वैन रोहान के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि वैन रोहान क्या क्या कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो कदम है वो वैन रोहान उठाने वाला था। एक रात ईबो जो है वो एज़ यूजुअल मेडिसिन लेने के बाद बेड के ऊपर लेट जाता है। नर्स जो है वो रूम की लाइट ऑफ कर देती है, बस टेबल लैंप ही जल रहा था। नर्स साइड में जाकर बैठ जाती है ताकि ईबो जैसे ही सो जाएगा उसके बाद नर्स वहाँ से चली जाएगी। ईबो के डैड जो है वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। ईबो के डैड ने सोयांग को भी कोई काम दे दिया था। एज यूजुअल बेचारा सोयांग उसी काम में अटका हुआ था और अभी तक देर रात हो चुकी थी, तकरीबन 1 बज गए थे और सोयांग वापस मेंशन नहीं आया था। ठीक जैसे ही रात के 1:30 बज जाते हैं, कुछ गाड़ियाँ फुल स्पीड में आती है और ईबो के घर का जो मेंशन का गेट होता है उसे हिट करके उसे तोड़ देती है और घर के अंदर घुस जाती है। गाड़ियों से बाहर खिड़कियों से ना कुछ आदमी भी जो वो लटक रहे होते हैं, उनके हाथों में ना गन्स होती है, वो नॉन स्टॉप सिक्योरिटी गार्ड्स पर ना फायरिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग सिक्योरिटी के ऊपर नॉन स्टॉप हमला करते हैं, कुछ गार्ड्स उनके बैक साइड आकर उन लोगों को भी मारना शुरू कर देते हैं। दोनों साइड में काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है। जो सिक्योरिटी थी वो सभी की सभी मर जाती है, लेकिन जो वहाँ से वैन रोहान के लोग आए थे उनमें से भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बस गिने चुने ही 4 लोग बचे हुए थे। बिना टाइम गवाए वो लोग भागते हुए मेंशन के अंदर चले जाते, क्योंकि उन्हें बिग बॉस की जान लेनी थी। तो मेंशन के अंदर जितने भी नौकर थे तो वो उन लोगों को भी नॉन स्टॉप गोलियां मारते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनते ही ईबो के डैड अपनी सीट से उठते हैं, तो वो जल्दी ही डायर से गन निकालते हैं। गन निकालने के बाद वो सीधे ही ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो लिविंग एरिया पहुंच जाए। दूसरी ओर जो ईबो है वो आराम ही कर रहा था। गोलियों की आवाज़ से ईबो की नींद भी खुल जाती है। ईबो जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी ही बेड पे बैठ जाता है। उसके बाद ईबो कमल उठाकर बेड से उतर जाता है। नर्स जो थी वो डर के मारे कोने में छुप गई थी। ईबो जो है वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो को ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी। ईबो बस चलते हुए हाथों से महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि वो है कहाँ पर। दूसरी ओर जो ईबो के डैड थे, जैसे ही वो लिविंग एरिया पहुंचते हैं तो वो अपने सामने 4 आदमियों को देखते हैं जिनका मुंह ना ढका हुआ था, लेकिन ईबो के डैड को पता है कि ये वैन रोहान के ही आदमी हैं। जैसे ही ईबो के डैड उन्हें देखते हैं तो वो गन निकालकर 4 लोगों में से 2 लोगों को वहीं पर जान से मार डालते हैं। उन लोगों को मारते हुए जो बाकी के 2 थे वो ईबो के डैड को भी गोली मार देते हैं। ईबो के डैड को तकरीबन 4-5 गोलियां लग जाती है तो वो फ्लोर पे गिर जाते हैं। ईबो के डैड को गोली मारने के बाद वो सीधे ईबो के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। प्लान के हिसाब से पहले ही तय था। ईबो के डैड की जान लेने के बाद उन लोगों को ईबो की जान भी लेनी थी। वैन रोहान अब कोई भी बखेड़ा नहीं चाहता था, वो वैन खानदान को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता था।
इसीलिए वो चाहता था कि ईबो के डैड के बाद ईबो को भी सीधी गोली मार के ख़त्म कर दिया जाए। जैसे ही वो बिग बॉस को गोली मारने के बाद सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, उन्हें पहले ही सिपाही ने बता दिया था कि ईबो का जो कमरा है वो है किस तरह। तो वो भागते हुए ईबो के कमरे की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि रूम में कोई भी नहीं था। जो नर्स थी वो भी गायब थी और ईबो भी गायब था। तो वो धीरे धीरे कदमों से अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो अचानक से ईबो पीछे से आता है तो एक को झपट लेता है। झपटते ही वो ना सबसे पहले उस शख्स का सर पकड़ता है और उसको ना ज़ोर से उसके सर को ना मूव कर देता है। उसकी गर्दन वहीं पर तोड़कर उसको वहीं पर मार डालता है। दूसरा वाला आदमी कॉरिडोर में ही था। जैसे ही वो देखता है कि उसके एक बंदे की जान जा चुकी है, वो दूर से ही ईबो को शूट करने ही वाला था। तभी अचानक से उसको कोई पीछे से गोली मारता है। गोली की आवाज़ सुनते ही ईबो जो है ना वो उसी डायरेक्शन में देखता है। तभी वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सोयांग आया था और उसके साथ लैंस चैन भी था। लैंस चैन को इस बारे में पहले ही पता चल गया था, तो उसने पहले ही सोयांग को कॉल करके बता दिया था। लेकिन सोयांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो उसी टाइम पर उसको कॉल नहीं रिसीव किया। जो लैंस चैन है वो खुद ही आदमी लेकर वहाँ से निकल गया ताकि वो ही टाइम पर मेंशन पहुँच जाए। मेंशन आते समय लैंस चैन बार बार सोयांग को कॉल कर रहा होता है, तो लकीली सोयांग कॉल उठा लेता है। जैसे ही सोयांग को पता चलता है तो सोयांग भी सारा काम वहीं पर छोड़कर मेंशन की तरफ चला आता है। जैसे ही सोयांग मेंशन पहुंच जाता है तो वो देखता है मेन गेट भी टूटा हुआ है, सिक्योरिटी सभी मर गई है। अंदर वो जाकर देखता है बिग बॉस ना जख्मी है और उनके मुंह से ना खून आ रहा था। बिग बॉस मरने से पहले सोयांग से बस एक ही वादा लेते हैं और उससे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए बस ईबो का साथ देना, उसे छोड़ना मत और ईबो को यहाँ से दूर लेकर जाओ। उसे मैं अब तुम्हारे अंडर करता हूँ। जैसे तुमने बचपन में उसकी जान बचाई थी, अब जाकर उसकी पहली जान बचाओ और मुझे माफ़ कर देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करता आया, तुम्हारे साथ हमेशा स्ट्रिक्ट रहा। इतना कहते ही उसकी जान चली जाती है। सोयांग सब कुछ छोड़कर ईबो की तरफ ही बढ़ रहा था, तभी वो देखता है कि वो जो एक बंदा है ना वो ईबो को गोली मारने वाला है। वो गोली ही मारने वाला था, उससे पहले ही सोयांग उसे मार डालता है। दूसरी ओर जैसे ही लैंस चैन अपने आदमियों के साथ मेंशन पहुंच जाता है तो वो देखता है कि मेंशन के सभी जितनी भी सिक्योरिटी है वो सभी के सभी मर चुके हैं। भागते हुए जो लैंस चैन है वो मेंशन के अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है नौकर भी मर गए हैं और जो बिग बॉस है वो भी मर चुके हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कहीं ईबो की जान भी मत ना ले ली गई है। तो वो भागते हुए अपने आदमी के साथ सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ऊपर की तरफ जाने के बाद वो ईबो के रूम में जैसे ही पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं ईबो जो है ना वो जिंदा है और वहाँ पर सोयांग भी है। सोयांग को देखने के बाद लैंस चैन राहत की सांस लेता है। टाइम पर सोयांग आ गया और उसने ईबो की जान बचा ली। लैंस चैन जो है ना वो वेयर हाउस में ही रहता है, लेकिन वेयर हाउस सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए उसे आने में टाइम लग गया और सोयांग ही पहले पहुंच गया और सोयांग ने ईबो की जान बचा ली। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा सिवाय लैंस चैन के, सोयांग के और ईबो के और नर्स के, जो कि ईबो ने पहले उसे बेड के नीचे छुपा लिया था। ईबो को बिठाने के बाद जैसे ही जो सोयांग है वो लैंस चैन के साथ उसके आदमियों को देखता है। सोयांग जो है ना वो आदमियों को ऑर्डर देता है और उनसे कहता है कि नर्स को उसके घर सेफली ना ड्रॉप कर दो। वो लोग नर्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो ईबो है वो तभी सोयांग से कहता है कि उसकी डैड क्या सेफ़ है। सोयांग जो है वो कुछ नहीं कहता। तभी ईबो उसे ऑर्डर देता है और उसे कहता है कि मुझे जानना है कि मेरी डैड सेफ़ है या नहीं। सोयांग जो है ना वो अपना सर झुकाता है, लैंस चैन भी अपना सर झुकाता है। फिर जो सोयांग है वो ईबो से कहता है मुझे आने में देर हो गई। ये बात सुनते ही ईबो जो है ना उसे शॉक लग जाता है। ईबो को यकीन नहीं हो रहा था, कुछ देर पहले उसके डैड उससे मिलने के लिए आए थे लेकिन अब उसके डैड नहीं रहे। हालांकि ईबो पट्टियाँ खोलकर भी अभी देख नहीं सकता क्योंकि अभी तक डॉक्टर ने उसकी पट्टियाँ भी नहीं खोली। लेकिन ईबो जो है ना वो ज़बरदस्ती अपनी आंखों से ना वो पट्टियाँ हटाने की कोशिश करता है। तो सोयांग उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि बिग बॉस जा चुके हैं। वैन रोहन इसी का तो इंतज़ार कर रहा है कि वो आपकी जान ले ले, इसलिए हमारी सबसे पहली ड्यूटी है कि हम आपको सेफ रखें। फिर वो तीनों लोग उसी कमरे में बैठकर मीटिंग करते हैं। सोयांग फिर लैंस चैन से कहता है लैंस चैन, वैन रोहन का सिपाही हम में से ही कोई एक है। यहाँ पर बस हम ही 3 लोग हैं, इसलिए जो बात हम तीनों के बीच में होगी वो हम तीनों के बीच में ही रहेगी, बाहर नहीं जानी चाहिए। जो लैंस चैन है वो बस करता है। बात करते हुए अचानक से सोयांग को धनबाद गाँव याद आ जाता है। वो बस चुपचाप ईबो की तरफ ही देख रहा था। सोयांग को याद आता है कि ज़रूर वैन रोहन को पता है कि ईबो अभी देख नहीं सकता। तभी उसे याद आता है कि डिटेक्टिव ने कहा था कि वो धनवा गांव में जाने वाला है और धनवा गांव भी सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है।
वैन रोहान वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। ये बात जहन में आते ही सोयांग लैंसचैन की तरफ देखता है और उसे कहता है, लैंसचैन, मुझे एक आइडिया आया है, मुझे बस तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। लैंसचैन उसे कहता है, क्या आइडिया आया है? तो सोयांग उसे कहता है, धनबा गाँव। ईबो ये जैसे ही सुनता है तो उसे कहता है, धनबा गाँव? धनबा गाँव में क्या है? सोयांग उसे कहता है, धनबा गाँव। धनबा गाँव यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, वैन रोहान वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। बॉस, जब तक आपकी आंखों की पट्टी नहीं खुलती है आप धनबा गाँव में ही रहोगे। यहाँ का सारा काम मैं खुद संभालूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। बॉस की फ्यूनरल में किसी भी चीज़ की कमी मैं रहने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ईबो जो है वो वहाँ जाने के लिए मना कर देता है और उससे कहता है, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलने के बाद सबसे पहले वैन रोहान को नहीं छोड़ूंगा। तो सोयांग उसे कहता है, बॉस, उससे पहले आपको आंखों की पट्टी खुलवानी होगी, अभी टाइम है, जल्दबाजी नहीं कर सकते, कुछ दिन तक बस। जैसे ही आपकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैन रोहान का क्या करना है। रात भर वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। अगली सुबह ही वो लोग तैयार हो जाते हैं धनबा गाँव जाने के लिए। लेकिन उससे पहले ईबो जो है वो अपनी डैड की डेड बॉडी के पास जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन सोयांग उसे रोने से भी मना कर देता है कि वो रो नहीं सकता, उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। ईबो अपने डैड को गले लगाता है और वहाँ से उसे ज़बरदस्ती लेकर चले जाते हैं। जैसे ही ईबो गाड़ी में बैठता है और लैंसचैन ईबो को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते भर ईबो बस चुपचाप बैठा हुआ था। रास्ते पर ईबो को याद आता है कि उसके डैड किस तरह बचपन से लेकर अभी तक उसकी हर एक गलती को छुपाया करते थे। वो किस तरह अपने डैड को डांटा करता था, उनके बीच में कैसी बातें हुआ करती थी। तभी ईबो को महसूस होता है कि आज पहली बार वो अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। शायद ऐसा ही लाचार जैन भी खुद को महसूस कर रही होगी जब ईबो ने जैन के माँ बाप की जान ली थी, जब ईबो ने जैन को घसीटते हुए उससे कहा था कि मुझे अपना नाम बोलो, जब जैन रोते हुए चिल्ला रही थी कि उसके माँ बाप की डेड बॉडी वहाँ से मत ले जाओ, वो अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती है। जैन का ख्याल आते ही जो ईबो है ना, उसका दिल टूट जाता है। दोबारा उससे जैन की याद आती है। वो चाहता था कि वो जैन को गले लगाए और बहुत फूट फूट के रोए, लेकिन उसके पास न पेरेंट्स रह गए और ना ही जैन। दिन भर वो सफ़र कर रहे होते हैं। जैसे ही रात हो जाती है तो वो धनबा गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग धनबा गांव पहुंच जाते हैं, डिटेक्टिव ऑलरेडी उन लोगों का ना इंतज़ार कर रहा था। डिटेक्टिव ने पहले ही सिटी हॉस्पिटल में बात की थी कि ईबो का रिसेंटली ऑपरेशन आया है, तो ईबो का ट्रीटमेंट बाकी का यहीं पर होना है। जो डॉक्टर्स ईबो का ट्रीटमेंट कर रहे थे उनकी भी इजाज़त थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने सुना कि ईबो के डैड के साथ क्या हुआ तो वो और ज़्यादा घबरा गए, तो उन्होंने भी अपनी परमिशन दे ही दी। जैसे ही ईबो और लैंसचैन सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जो डिटेक्टिव है वो ईबो का हाथ पकड़कर ईबो को उसी के वार्ड में लेकर चला जाता है, जो कि वीआईपी वार्ड था। सबसे पहले लैंसचैन ईबो को बेड पे आराम से ना बिठा लेता है। उसके बाद जो डिटेक्टिव है वो ईबो से कहता है कि वो यहीं पर रहेगा और उसके कुछ आदमी भी सिविल यूनिफॉर्म में ही यहीं पर होंगे। आप कंफर्टेबल ही रहिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो ईबो है वो उसे कहता है, जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ? तो डिटेक्टिव जवाब में उससे कहता है कि ऑलमोस्ट काम हो चुका है बॉस, बस मुझे एक ज़रा सा सबूत चाहिए जिससे मैं उस तक पहुंचूं। मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहाँ पर है, वो कहाँ छुपी हुई है, लेकिन वो ज़िंदा है और धनबा गाँव में ही है, इतना तो कंफर्म है। उसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो लैंसचैन है वो ईबो के साथ वहीं पर होता है। लैंसचैन रात भर ईबो के साथ उसी हॉस्टल में रहता है और सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर्स के साथ बात करने के बाद जो ईबो का ट्रीटमेंट करेगा, और ईबो के रूम में बस एक ही नर्स अलाउड है, उसके अलावा कोई भी अलाउड नहीं है। ईबो के कमरे के आसपास कोई भी बेफजूल नहीं घूम सकता, फिर चाहे वो हॉस्पिटल की कोई नर्स ही क्यों ना हो। पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद लैंसचैन जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है। जाते हुए जो लैंसचैन है वो डायरेक्टर से टकरा जाता है, तो लैंसचैन उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। डायरेक्टर भी उसे कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसे पता है कि पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट होता है वो को ऑलमोस्ट ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जैसे ही डायरेक्टर यानी कि जैसे ही जैन अपने ऑफिस पहुँच जाती है तो वो आराम से अपना काम करना शुरू करती है, जो उसको काम करना होता है। दूसरी ओर ईबो जो है वो बेड के ऊपर आराम से बैठा हुआ था, तो डॉक्टर्स आते हैं ईबो का चेकअप करने के लिए। डॉक्टर्स उसकी पुरानी रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे होते हैं।
धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। सोयोंग जो है वो कंटिन्यू ईबो को कॉल करता रहता है कि वो ठीक है, उसने खाना खाया, वो क्या कर रहा है, क्या वो दवाइयाँ टाइम पे ले रहा है, सब कुछ। सोयोंग ने सारा काम ईबो के घर का खुद ही संभाल लिया। बिग बॉस का फ्यूनरल भी सोयोंग ने खुद ही कर दिया। बिग बॉस की मौत की खबर न्यूज़ मैगजीन्स में बता दी गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसे किसी ने गोली मारकर उसकी जान ले ली, बल्कि ये बोल दिया गया कि अचानक हार्ट अटैक से ना बिग बॉस की जान चली गई। वैन रोहन जैसे ही ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसे ना एक उदासी भी होती है कि ईबो बच गया, ईबो की मौत की न्यूज़ नहीं आई। उसी का वैन रोहन को इंतज़ार था, जो कि उसे मिला नहीं। तो वैन रोहन जो है वो शराब पीते हुए सोचता है कि ईबो बचेगा तो कब तक बचेगा, आखिरकार अंधा इंसान कहाँ तक जा सकता है। धीरे धीरे ईबो जो है वो नर्स से बात करता है कि नर्स कहाँ से है, उसे कितना टाइम हुआ हॉस्पिटल में, क्योंकि अब नर्स ही है जिससे ईबो बात कर सकता है। और जो नर्स है उसे ईबो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ईबो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तो जो ईबो है उसकी धीरे धीरे ना नर्स से दोस्ती भी हो जाती है। ईबो जो है वो हमेशा रूम के अंदर ही बैठा रहता था। ईबो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है। अब तो ईबो को आदत भी हो गई थी कि वो गार्डन घूमने के लिए जाया करता था, लेकिन जब से ईबो धनबा गाँव आया था तब से ईबो बिल्कुल भी बाहर घूमने के लिए नहीं गया था। तो वो नर्स से कहता है कि वो बाहर घूमने के लिए जाना चाहता है। तो नर्स उसे कहती है कि वो डॉक्टर से पहले इजाज़त लेगी, तब जाकर आप बाहर घूमने के लिए जा सकते हो। ईबो जो है वो हाँ में सर नॉड करता है। ईबो की बात सुनने के बाद जो नर्स है वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहते हैं कि ईबो जो है वो चाहते हैं कि वो बाहर घूमने के लिए चले जाए। जैसे ही डॉक्टर ये सुनते हैं तो वो ईबो से मिलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ईबो वीआईपी पेशेंट था। तो डॉक्टर ईबो से खुद पर्सनली बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको बाहर घूमने के लिए जाना है। तो ईबो अपना सर हाँ में नॉड करते हुए से कहता है हाँ मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, मैं यहाँ तंग आ गया हूँ। तभी जो डॉक्टर है वह नर्स से कहते हैं कि तुम मिस्टर वांग को लेकर बाहर घूमने के लिए जा सकती हो, लेकिन ख्याल रखना ज़्यादा दूर मत जाना और इनका अच्छे से ख्याल रखना। नर्स अपना सर हाँ में नॉड करती और ईबो का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चली जाती है। ईबो धीरे धीरे गार्डन में ना घूम रहा होता है। ईबो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील करता है। ऐसे ही करते करते वो पर डे मॉर्निंग में ना गार्डन चला जाता है और हर बार वो सिर्फ नर्स से ही बात करता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और फाइनली आज वो दिन आ जाता है जब ईबो की आंखों से पट्टी हटने वाली होती है। जितने भी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं वो सभी ईबो के वार्ड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वांग ईबो चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और वो चाहते थे कि वो वांग ईबो की नज़र में थोड़ी बहुत इज्जत कमाए, ताकि आने वाले कल में ईबो से उन्हें सपोर्ट मिल सके। सभी डॉक्टर्स ईबो के वार्ड में जमा हो जाते हैं। ईबो की आंखों की जो पट्टी है वो हटने ही वाली होती है। इतनी देर में दूसरी ओर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आ जाता है। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 4 पैसेंजर्स थे। चारों के चारों सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। जैन जो है वो कॉरिडोर से चल रही होती है। उसने आज जल्दी ही अपना काम ख़त्म कर लिया और वो अब घर की तरफ बढ़ रही थी। अभी जैन चल ही रही होती है। चलते हुए जैसे ही वो रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचती है तो वो सुनती है कि इमरजेंसी केस आए हुए हैं। पास में ही एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। जैन जो है वो रिसेप्शनिस्ट के पास ही खड़ी रहती है। तभी उन चारों लोगों को इमरजेंसी में अंदर की तरफ लेकर चले जाते हैं। उन 4 लोगों में से एक शख्स की आंखें काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। इंटर्न डॉक्टर चिल्लाकर नर्स से कहते हैं कि वो जल्दी ही सीनियर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुला के लाए, इसकी आंखों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो नर्स होती है वो ये सुनते ही जल्दी ही अनाउंस करवाती है। अनाउंसमेंट चारों ओर गूंजती है, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स थे वो तो बस ईबो के सामने ही खड़े थे। उन्हें बस ईबो के गुड लिस्ट में आना था। अनाउंसमेंट सुनने के बावजूद भी कोई भी बाहर नहीं जाता। वो बस इंतज़ार करते कि ईबो उन्हें देखे, वो ईबो से बात करे, उसके बाद वो बाहर चले जाएंगे। फिर चाहे पेशेंट की कैसी भी हालत क्यों ना हो, उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैन जो है वो चारों ओर अनाउंसमेंट भी सुन लेती है। वो रिसेप्शनिस्ट के पास ही खड़ी थी। तभी जो जैन है वो गहरी सांस लेती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि वो पता करे कि जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है क्या उनमें से कोई फ्री है। रिसेप्शनिस्ट पता करती है तो वो जैन को जवाब में कहती है मैडम सभी फ्री है। तो जैन जो है वो उससे कहती है अगर सभी फ्री है तो अभी तक कोई आया क्यों नहीं, इतनी देर से अनाउंसमेंट हो रही है तो वो है कहाँ पर। जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो घबरा कर जैन से कहती है मैडम वो एक्चुअली वीआईपी
पेशेंट। अभी उसने बस वीआईपी पेशेंट ही कहा था। वीआईपी पेशेंट का नाम सुनते ही जैन जो है ना उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जैन को यकीन नहीं हो रहा था एक वीआईपी पेशेंट के लिए डॉक्टर्स ने इमरजेंसी पेशेंट को छोड़ दिया। जैन जो है वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है डॉक्टर्स किस वार्ड में है। तभी जो रिसेप्शनिस्ट है वो जैन से कहती है कि वो किस वाले वार्ड में है। जैन जो है वो आग बबूला होकर उस वार्ड की तरफ चली जाती है। दूसरी ओर ईबो की आंखों से ना पट्टी हट रही होती है। जैसे ही जैन रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है सभी जो डॉक्टर्स हैं ना वो बस ईबो की तरफ ही देख रही थी, लेकिन जैन डॉक्टर्स की तरफ देख रही थी। इतनी देर में ईबो की आंखों से पट्टी हट जाती है। ईबो जो है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, लेकिन जो जैन है वो डॉक्टर्स की तरफ ही देख रही थी। ईबो पहले अपनी आंखें खोलता है, फिर दोबारा बंद करता है, फिर वो दोबारा खोलता है। तभी जैन जो है ना वो रूम के अंदर आती है। रूम के अंदर आने के बाद जैन जो है वो सीधे डॉक्टर्स के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैन की जो बैक होती है वो ईबो की तरफ होती है। जैन जो है वो गुस्से से डॉक्टर्स की तरफ देख रही थी। जैन को इस तरह अचानक देखकर डॉक्टर्स सभी शॉक हो जाते हैं। तभी जो जैन है वो उससे कहती है इतनी देर से अनाउंसमेंट हो रही है, बाहर एक इमरजेंसी पेशेंट है और आप सब लोग यहाँ पर हो। मैं मानती हूँ यहाँ पर पेशेंट है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर तो बाहर दूसरे इमरजेंसी पेशेंट को देख सकता है ना। ये बात सुनते ही सभी डॉक्टर्स अपना सर झुकाते हैं। इतनी देर में पीछे से आवाज़ आती है डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक ये आवाज़ सुनते ही जैन जो है उसकी दिल की धड़कन ना रुक सी जाती है, जैसे कि जैन ने जानी पहचानी सी आवाज़ सुनी। दोबारा आवाज़ आती है डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आवाज़ सुनते ही जैन के हाथ ना कांपना शुरू हो जाते हैं। जैन की आंखों के सामने ईबो आ जाता है। जैन जो है उसे पसीना आना शुरू हो जाता है। जैन अब गहरी सांसें लेना शुरू करती है। दोबारा आवाज़ आती है डॉक्टर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। दोबारा आवाज़ सुनते ही जैन जो है वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो अपने सामने ईबो को देखती है। ईबो जो है वो बस अपने सामने ही देख रहा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैन जैसे ही ईबो को देखती है उसे एक झटका सा लगता है। जैन बस ईबो को देख ही रही होती है। जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ईबो उसके सामने है। ईबो की आंख से आंसू बह रहे थे। दोबारा वो कहता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ईबो अपने हाथ को भी हवा में उठाकर महसूस करता है कि उसके सामने कोई है क्या। ईबो की ऐसी हालत देखकर जैन जो है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अचानक से ईबो का हाथ थाम लेती है। अपना हाथ किसी दूसरे के हाथ में महसूस करते ही ईबो जो है वो उससे कहता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। जैन के मुंह से बस इतना ही निकलता है, बो